हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोगों की वेक्टर्स की सेकंड क्लास है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास वाली वीडियो नहीं देखी तो भाइयों कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, पहले उसे देखो फिर आज वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है। तो आज हमने जो वेक्टर्स में सबसे पहले पढ़ना है बच्चों, वो हमने पढ़ना है ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है कैप तो पता ही है आपको कहाँ लगता है, किसी यूनिट वेक्टर को दिखाता है ये, है ना। कैप जब भी लगा हो मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये क्या है, कुछ प्री डिफाइंड मतलब वेक्टर्स हैं, ठीक है। फिक्स्ड एजम्पशंस कह लो आप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप का क्या मतलब है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग का मतलब है बच्चों इन डायरेक्शन ऑफ। पूरे चैप्टर में आप कहीं पे भी अलोंग वर्ड देखेंगे, अलोंग का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑफ। तो आई कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब अगर आपसे किसी ने कहा कि आई कैप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन यूनिट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लो किसी ने लिख दिया 3 आई कैप, तो इसका मतलब होता है 3 यूनिट्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। आई कैप मतलब आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, कौन सी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। फिर उसका जो भी कोफिशिएंट हो, जैसे 4 आई कैप लिखा है तो आप समझ जाओगे 4 यूनिट्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स, ठीक है ना। ऐसी जे कैप क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और के कैप क्या दिखा रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर कोफिशिएंट नेगेटिव हो किसी का, जैसे -2 के कैप लिखा है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है -2 यूनिट्स टुवर्ड्स जेड एक्सिस, या आप यूँ कह सकते हो 2 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, है ना। 2 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएंगे कितना, 2 यूनिट्स। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। अगर पॉजिटिव होता है, जैसे 4 आई कैप लिखा था, तो ये क्या होता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 4 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं भाइयों। ये क्या दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, कि कभी भी हमें कहीं लिखा हुआ दिख गया 5 जे कैप, हम समझ जाएंगे ये क्या दिखा रहा है, 5 यूनिट्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब ये मैंने आपको जैसे ग्राफ पे दिखाया यहाँ पे कि भाई ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे जब एक यूनिट हम चलते हैं तो उस वेक्टर को हम कहते हैं आई कैप, ठीक है ना। ये वेक्टर है ना, क्योंकि एक डायरेक्शन है इसमें, और लेंथ ऐसा हमने मान ली कि 1 है, तो उसे हम कहेंगे आई कैप। ऐसे ही अगर 1 यूनिट हो वाई एक्सिस में तो उसे कहते हैं जे कैप, और 1 यूनिट हो जेड एक्सिस की तरफ तो उसे कहते हैं बच्चों के कैप, ठीक है। मान लो आपसे कोई पूछे 4 आई कैप, तो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ 4 यूनिट, ये हो गया 4 आई कैप, ठीक है। कोई आपसे कहे भाई 5 के कैप क्या होगा, तो जेड एक्सिस की तरफ 5 यूनिट्स, ठीक है। ये 5, तो इस पूरे वेक्टर को हम बोलेंगे 5 के कैप। समझ गए ना भाई, एक्स वाई जेड होता क्या है, ये आई जे के कैप क्या चीज़ें होती हैं, क्या यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप अभी पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखोगे, आपने पहले भी देखा है कि भाई कोऑर्डिनेट आपने लिखा कोई ऐसे 2 3 4, क्या लिखा कि हमने कोई कोऑर्डिनेट लिख दिया 2 3 4। तो भाइयों अभी ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ, देखो कार्टेशियन सिस्टम में हमें पहले से ही पता है जो सबसे पहले लिखा होता है वो x है, दूसरा y है, तीसरा z है। वेक्टर सिस्टम में हम ऐसे नहीं लिखते, वो भी आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है। वेक्टर सिस्टम में ऐसे नहीं लिखते, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई भी वेक्टर होता है ना बच्चों, वेक्टर आपको क्या बताया था क्या होता है, कि वेक्टर एक ऐसे लाइन सेगमेंट होता है ना, एक तीर होता है हमारा तीर। तो वेक्टर जो होता है, मान लो इस वेक्टर का नाम है आर वेक्टर, तो ये 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट होते हैं, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है। कोई भी जो वेक्टर होता है उसकी जनरली जो शक्ल होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। इस वेक्टर को हम ऐसा कुछ लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करें ग्राफ की तो 3 ही बेसिक डायरेक्शन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो वेक्टर इंडिविजुअली हमें दिखाता है कि
एक्स एक्सिस पे कितना है, कितने यूनिट्स, वाई एक्सिस पे कितने यूनिट्स और जेड एक्सिस पे कितने यूनिट्स। ठीक है, जैसे हम कोऑर्डिनेट में तो यूँ लिख देते हैं ना, तो पता होता है पहले वाला एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है, पर वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे प्लस करके लिखते हैं। तो अगर मैं आई जे के नहीं लिखूँगा तो ये तो ऐड हो जाएंगे, है ना सॉरी, तो ये ऐड हो जाएंगे। अब अगर ये ऐड हो गए भाई, तो पता कैसे चलेगा कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन ही तो दिखा रहे हैं। ठीक है ना, इनको अब अगर आप आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें पता रहेगा कि आई कैप किसे दिखा रहा है, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन को, जे कैप वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन को, और के कैप जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन को। ठीक है, समझ गए। तो भैया अब से ये जो तीनों हैं आई, जे और के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए इन तीनों का काफ़ी यूज़ होने वाला है। ठीक है भाइयों, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है बच्चों वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कि हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट हो गया ये P, कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 z1, और एक ये पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 z2। ठीक है, हमने इन दोनों को ज्वाइन किया और एक ये वेक्टर बना दिया। तो अब ये क्या है, पी क्यू वेक्टर, क्या कह सकते हैं हम इसे, पी क्यू वेक्टर। तो अब ये वेक्टर किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वही बात कर रहे हैं हम कि व्हाट इज़ पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर क्या होगा। ठीक है भाइयों, तो देखेंगे कैसे बनेगा वेक्टर। ये देखो, तो मैंने आपको बताया था वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और डायरेक्शन हमारे पास तीन है, एक्स, वाई और जेड। तो जब बंदा P से Q पर जाएगा तो उसका जो पोजीशन चेंज होगी P से Q पे जाने पे, थोड़ा सा डिस्टेंस वो एक्स एक्सिस की तरफ भी कवर करेगा, थोड़ा सा y की तरफ भी कवर करेगा, और थोड़ा सा z की तरफ भी करेगा। तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए ना, x1 x में भी चेंज आया, y में भी चेंज आया, और z में भी चेंज आया। तो तीनों की अलग अलग मुझे दिखाना पड़ेगा कि तीनों डायरेक्शन में कितना कितना चेंज आया। जैसे x की बात करें तो पहले वो बंदा इस पोजीशन पे खड़ा था, अब वो इधर चला गया, तो कितना डिफरेंस आया, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, साथ में हमने आई कैप लगा दिया। ये क्या दिखा रहा है कि इतना डिस्टेंस चेंज आया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है ना, मतलब इतना डिस्टेंस कवर्ड हुआ एक्स एक्सिस की तरफ, तो अपने आप ये डिस्प्लेसमेंट बन गया ना, क्योंकि ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखा दिया मैंने, आई की तरफ, एक्स की तरफ। ऐसे ही वाई वाला चेंज लिख दिया कि y1 से y2 पे चला गया, तो y में कितना चेंज आया, y2 माइनस y1। जे कैप साथ में लगा दिया दिखाने के लिए कि y की तरफ है ना। भाई अगर मैं जे कैप नहीं लिखता, यहाँ पे 2 नंबर माइनस कर देता, तो मुझे क्या पता लगता है वो कौन सा वाला डिस्टेंस है, x वाला, y वाला, z वाला। तो ये आई जे के का वही तो काम है, डायरेक्शन देना, कि इतने यूनिट चेंज आया y एक्सिस में, इतने यूनिट चेंज आया x एक्सिस में, इतने यूनिट चेंज आया z एक्सिस में। ठीक है, तो ये होता है भाइयों एक वेक्टर। तो कभी भी आपको कोई भी ऐसे 2 पॉइंट दे रखे हों और आपको ऐसे वेक्टर निकालना हो कनेक्टिंग दोज 2 पॉइंट्स, तो आप कैसे निकालेंगे, टर्मिनल जो पॉइंट है आपका, जो एंडिंग पॉइंट है, उसमें से इनिशियल पॉइंट माइनस करेंगे। ठीक है, और अपना वेक्टर बना देंगे। जो माइनस करेंगे वो इंडिविजुअली करेंगे, एक्स वाला एक्स वाले में से, साथ में आई कैप लगा दिया दिखाने के लिए, है ना, कि ये एक्स वाली डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही वाई वाला वाई वाले में से, ये दिखा रहा है कि वाई एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट आई, ये दिखा रहा है जेड में कितनी डिस्प्लेसमेंट आई। बस ये बात ध्यान रखना है, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करना है। पी क्यू वैक्टर निकाल रहे थे, क्यू वाले में से पी वाले को माइनस करना है। अगर आप क्यू पी वैक्टर निकाल रहे होते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं आप, तब फिर पी वाले में से क्यू वाले माइनस करते हैं। ठीक है ना, तब आप करते हैं x1 माइनस x2, पीछे p लिखा है, आगे q लिखा है, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है। ठीक है, वैसे भी आपको पता ही है पी क्यू और क्यू पी नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के, पता है ना भाइयों, कि क्यू पी जो होगा वो नेगेटिव होगा पी क्यू के। तो बस इस पूरे वेक्टर को नेगेटिव कर दो, अपने आप क्यू पी पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया वेक्टर, कि अगर हमें 2 पॉइंट पता हो तो हम ऐसे वेक्टर निकाल लेंगे। अब अगर उस वेक्टर की हमको डिस्प्लेसमेंट, मतलब उस वेक्टर का टोटल डिस्टेंस निकालना हो, यानी मैग्नीट्यूड, आपको बताया था ना मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, कि इस वेक्टर की लेंथ निकालनी हो, तो लेंथ मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना आता ही
ये तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि दो कोऑर्डिनेट्स अगर पता हो उनका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, उसी को तो मैग्नीट्यूड कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाइयों? ऐसे कि जो पी क्यू है उसका भैया मॉड निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो मतलब ये डिस्टेंस निकाल दो, और ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़े हुआ है, निकल गया ना डिस्टेंस, ख़त्म। तो ऐसे निकलेगा वेक्टर, और ये हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको दो पॉइंट्स पता हो कि कोई वेक्टर किसी दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, वो वेक्टर क्या होगा जी? ये होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? ये होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई भाई? तो बढ़े आगे, बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर पहले, छोटा सा है कि नहीं, फिर बढ़ते हैं आगे उसके बाद अगले कंसेप्ट पे। अब देखो भाइयों, ये क्वेश्चन है, अब ये भी भला कोई क्वेश्चन हुआ। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। कि भैया दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स इक्वल होंगे। यानी ये जो एक्स कॉम्पोनेंट है इसका, एक्स आई कैप, और ये क्या है, टू आई कैप, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एक्स किसके इक्वल हो गया? टू के। सीधी सी बात है, ये वेक्टर क्या दिखा रहा है कि एक्स यूनिट्स इन एक्स एक्सिस, है ना। आई कैप एक्स एक्सिस को ही तो दिखाता है, ये दिखा रहा है टू यूनिट्स इन एक्स एक्सिस। तो एक्स किसके इक्वल हो गया? टू के, ख़त्म। ऐसी ये देखो वाई कॉम्पोनेंट क्या है यहाँ पे, वाई, और इधर क्या है, टू, तो वाई किसके इक्वल हो गया? टू के। ऐसे ही यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट क्या है? जेड। यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो जेड किसके इक्वल हो गया? 1 के। सिंपल, सीधी सी बात है भाई, दो चीज़ें इक्वल है तो आपने कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप वाले के इक्वल, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप वाले के इक्वल, और के कैप का कोफिशिएंट के कैप वाले के इक्वल। ख़त्म कहानी, हो गया इजी ना। बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन वो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स के ऊपर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई खास दिक्कत नहीं है, ईजी सा है, फॉर्मूला लगाना है, ख़त्म। देखो भाई, ये है क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q का मतलब है P से Q की तरफ जा रहा है, मतलब P इनिशियल पॉइंट है और Q टर्मिनल पॉइंट है। तो यानी हमें PQ वेक्टर निकालना है, कुल मिला के क्या निकालना है? PQ वेक्टर। ये देखो इन्होंने PQ निकाला है। तो Q हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया, क्या हो गया भाई? टर्मिनल, और P हो गया इनिशियल। ठीक है भाइयों, तो कैसे निकालते हैं? टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, तो दिस माइनस दिस, सही है ना। -1 में से माइनस करेंगे 2 को, साथ में आई कैप लगा दिया। यही तो था ना कि भैया दो पॉइंट थे, ये अपना x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया x1 y1 z1, है ना। ठीक है ना, ये वाला क्या हो गया? टर्मिनल, ये वाला इनिशियल। क्या करते थे? x2 माइनस x1 आई कैप, यानी ये, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, यानी ये, प्लस फिर z2 माइनस z1 के कैप, यानी ये। बस ख़त्म, निकल गया PQ वेक्टर। सही है, ये इसको इसने ऐड करके लिख दिया, इतना आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है इसमें QP वेक्टर क्या है, तो उसमें क्या है, या तो निकाल लो, नहीं निकालना तो सीधा इसका नेगेटिव कर दो ना, बस ख़त्म। 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, ख़त्म। पता है ना भाई, PQ और QP एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, डायरेक्शन बदल गई ना। जो x2 था वो x1 बन गया, जो x1 था वो x2 बन गया, तो इसलिए नेगेटिव हो जाएंगे एक दूसरे के। और अगर किसी ने पूछा होता PQ का मैग्नीट्यूड बताओ PQ वेक्टर का, तो बता देते ना क्या होगा, यही तो हो जाएगा -3 स्क्वायर -5 स्क्वायर -4 स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? क्या होना था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ख़त्म। ठीक है भाई, बढ़े आगे, चलो। तो अब हमारे पास कंसेप्ट आता है भाई पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट होता क्या है? पोजीशन वेक्टर कि भैया अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखें? अब भाई वेक्टर तो आपको पता है एक लाइन सेगमेंट होता है, पर ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, तो क्या इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते? बच्चे सोचते हैं सर एक पॉइंट है तो 0 वेक्टर हो गया, तो यानी अलग अलग पॉइंट होंगे सभी 0 वेक्टर हो जाएंगे, तो इन सब का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी एक पॉइंट को अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है ना, ये पॉइंट अपने आप में क्या कह रहा है? ABC का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे A यूनिट, y एक्सिस पे B यूनिट
और जेड एक्सिस पे सी यूनिट, यही मतलब है ना। तो ये जो मेजर किया गया होगा कहाँ से किया होगा भाई, मान लो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ए है, तो ये ए किधर से किधर तक का डिस्टेंस है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना ए, है ना, तभी तो हमने इसको ए लिखा है। तो यानी ये जो कोऑर्डिनेट वैसे आपने देखा है, इसका जो हमने डिस्टेंस देखा है इंडिविजुअली, वो ओरिजिन से देखा है एक्स वाई जेड पे। तो जब किसी पॉइंट को अकेले को वेक्टर फॉर्म में दिखाना होता है तो हम उसको ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं भाइयों, ठीक है, ऐसे। अब जब हम इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि ये जो ओपी वेक्टर बन गया, ओपी वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्योंकि अकेला अगर कोई पॉइंट है तो उसकी पोजीशन जो देखी जा रही है वो ओरिजिन से ही तो देख रहे हैं कि ओरिजिन से कितना कितना दूर है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे, है कि नहीं भाई। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओरिजिन से एक पॉइंट की तरफ जो वेक्टर जा रहा होता है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब मान लो इसको हम एक नाम दे देते हैं आर वेक्टर, ऐसा कोई नाम दे दिया हमने इसको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ओपी वेक्टर निकलेगा कैसे, तो अभी आपने वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स तो पढ़ा था, आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी पता है क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं कि नहीं होते। तो अब अगर हमें ओपी वेक्टर निकालना है तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई पी जो है टर्मिनल पॉइंट है, ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट है। तो क्या करो, टर्मिनल वाले में से इनिशियल वाले माइनस करो, है ना, x2 माइनस x1 आई कैप, यानी a माइनस 0 आई कैप, और a माइनस 0 क्या होता है मेरे भाई, a ही हो जाएगा, यानी a आई कैप, प्लस क्या बताया था आपको, y2 माइनस y1 j कैप, तो b माइनस 0 भी b ही हो जाएगा, और प्लस आगे क्या बताया था भाइयों, z2 माइनस z1 k कैप, तो c माइनस 0 भी क्या हो जाएगा, c। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, या आप कह सकते हो ये हमारा आर वेक्टर आ गया। क्या आ गया, आर वेक्टर, इसका नाम हमने आर रख दिया था ना, ठीक है। तो ये हमें पोजीशन वेक्टर निकालना आ गया। कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बस वो जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ क्या करो, आई जे के लगा दो और उनको ऐड कर दो। समझ गए ना, आई किसके साथ लगेगा, जे किसके साथ, के साथ। ये भी नहीं बता पाए तो भाई दिक्कत है ना, एक्स वाले के साथ आई लगा दिया, वाई के साथ जे, जेड के साथ के, ऐड कर दिया, बन गया वेक्टर। क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। तो जनरली जब हम वेक्टर देखेंगे आगे तो वो इसी शक्ल का होगा, मैंने पीछे भी आपको बात बताई थी। तो अब आगे से हम किसी भी वेक्टर को देखेंगे उसकी शक्ल कैसी होगी, ऐसी। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते थे और उसकी शक्ल कैसी होती थी, a प्लस आयोटा b, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही अब से कोई भी वेक्टर हो, पहली बात तो वेक्टर का जो नाम लिखेंगे उसके ऊपर ये तीर बनाना है ना, तभी दिखाएगा वेक्टर है, और उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, i, j और k, x, y, z दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हर वेक्टर की शक्ल इसी प्रकार की होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब वो ज़ीरो है ना, बात खत्म, 0 k कैप। अगर i, j, k तीनों में से कोई नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है, बात खत्म। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो वो क्या ये नहीं हो जाता, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाता ना भाई, सीधी सी बात है ना। r वेक्टर मतलब OP वेक्टर, तो r का मैग्नीट्यूड मतलब OP का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो b स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का स्क्वायर तो c स्क्वायर। तो ये निकल गया, ठीक है। तो भाइयों आ गया पोजीशन वेक्टर क्या होता है समझ में। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से जब किसी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो जो वेक्टर बनता है ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जाते हुए उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब जैसे ये हमारा वेक्टर था, ठीक है, और अब वेक्टर की जनरली शक्ल कैसी होगी, ऐसी, जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे, i, j और k वाले। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये हमारे लिए फॉर्मूला है। आपसे कोई भी वेक्टर ऐसा दे रखा हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, यानी उसकी लेंथ निकालनी हो, स्क्वायर रूट में क्या करो, i, j, k के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम कर दो बस, ठीक है।
कि कोई भी वेक्टर भाई ऐसे दे रखा हो 2i 3j 4k कुछ भी दे रखा है, ऐसा कोई r वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का मन कर रहा है, तो सीधा क्या कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और कहानी ख़त्म। ठीक है भाइयों, बात आ गई समझ में? बढ़े आगे, इसको लिख लो साथ साथ, तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सारी बात पहले लिखा करो, फिर उसके क्वेश्चन की ओर बढ़ा करो। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये सब लिख लो, दिमाग में डाल लो, फिर क्वेश्चन देखो। तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल है? देखो पहले इसने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 5। ऐसे ही फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, के तो है ही नहीं ना, तो ये भी रूट 5 आ गया। आपको दिख रहा है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, वही तो पूछ रहा था वो, सेम है कि नहीं? हाँ जी है। फिर पूछ रहा है आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल, क्या वेक्टर भी इक्वल है? आपको बताया था वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। बताया था ना, वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन इक्वल है कि नहीं, पता लग जाएगा भाई। या तो ड्रॉ करके देख लो, देखो आपको ड्रॉ करके अगर हम देखें, ये क्या दिखा रहा है, x1 y2। अगर आप सिर्फ मान लो 2 ही एक्सिस बनाते हैं, x और y, एक कोऑर्डिनेट ये क्या दिखा रहा है, x पे 1 y पे 2, मान लो यहाँ कहीं है। दूसरा कोऑर्डिनेट ये क्या दिखा रहा है, x पे 2 y पे 1। तो अगर आप देखो ओरिजिन से इसकी डायरेक्शन यूँ है, इसकी डायरेक्शन यूँ है, तो डायरेक्शन तो अलग है ना, तो भैया इक्वल नहीं है। और सीधा देखना है एकदम, तो भैया दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। यानी x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए था, नहीं है। y का कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए था, नहीं है। आई कैप के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए थे, नहीं है। जे कैप के कोफिशिएंट भी इक्वल होने चाहिए थे, नहीं है। अगर किसी एक का होता और एक का नहीं होता तब भी इक्वल नहीं होते, सारे कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। यानी आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही जे कैप के कोफिशिएंट्स भी इक्वल होने चाहिए और के कैप के भी, तभी वेक्टर्स इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड तो कभी भी इक्वल हो सकता है, वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। तो भैया वेक्टर्स इक्वल नहीं है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है भाई, देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। बस इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं, निकाल लोगे ना। क्या है मैग्नीट्यूड में भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ ये जो तीनों के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम। तीनों का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये अपना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, सही है। ऐसे ही आप बी और सी का भी निकाल लोगे, ख़त्म। अब ये कह रहा है राइट 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, 2 डिफरेंट वेक्टर, 2 अलग अलग वेक्टर लिखो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अभी पीछे ही तो देखा था एग्जाम्पल में, एक वेक्टर इसने ले लिया था i प्लस 2j, देखा था ना ए वेक्टर, और बी वेक्टर क्या ले लिया था इसने 2i प्लस j। इसने करा क्या, बस कोफिशिएंट बदल दिए, i वाला j का, j वाला i का। इससे क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। कि आप a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी √5 है ना। और आप b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी क्या आएगा √5। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ गए बट वेक्टर अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, कंपोनेंट्स अलग है ना। i का कोफिशिएंट i वाले के इक्वल नहीं है, j के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है, तो भैया वेक्टर तो इक्वल नहीं है यानी डिफरेंट है। बट मैग्नीट्यूड हमें दिख रहा है दोनों का √5 है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है। सिंपल है ना बात। अब ऐसे ही जैसे कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। इस बार आपको अलग वेक्टर लिखने लेकिन जिनकी डायरेक्शन सेम हो। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ आई कैप, आपको पता है आई कैप का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है ना। और अगर मैं आपको कहूँ 2 आई कैप तो 2 यूनिट्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ये एक्स एक्सिस की तरफ 1 यूनिट बढ़ा, ये एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट बढ़ा,
ये एक्स एक्सिस की तरफ 3 यूनिट बढ़ा। सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। तो इससे आपको क्या पता चला कि आप किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बस उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे आई कैप था, खाली 1 आई कैप कह लो या आई कैप, बात एक ही है। तो डायरेक्शन उसकी जो थी, जब उसके आगे 1 लगाया तो कोफिशिएंट 1 था, है ना, और डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 2 लगाया तो क्या हुआ, डायरेक्शन वही रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पर लेंथ कितनी हो गई, 2, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2। ऐसे इधर मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 3। तो ये तीनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो क्या पता चला भाइयों कि आप कोई भी वेक्टर ले लो, जैसे एक ये वेक्टर ए है, और अगर आप इस पूरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2a लिख दो, जो कि क्या बन जाएगा, 2i 2j 2k, तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अब अलग हो जाएगा पर डायरेक्शन सेम रहेगी। यही अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना। तो कभी भी किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर से, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी लेंथ बदलेगी। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेंथ तो बदलेगी बदलेगी। ठीक है भाइयों, याद रहेगा। अब जैसे 4th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों वेक्टर इक्वल है, एक्स और वाई बताओ। अब ये तो मजाक है, इसमें क्या बताऊँ। 5th भी आपसे खुद ही हो जाना चाहिए, 6th भी आपसे हो जाएगा। तीनों वेक्टर्स ऐड करने हैं, बस तीनों वेक्टर्स का सम लिखना है, a + b + c। तो ये तो सिंपल है, कोरेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स ऐड कर दो, i वाला i में ऐड कर दो, सही है ना। तो आपको दिख रहा है 0 आ जाएगा, i वाले तो है ना, 0 i कैप हो गया, चाहे तो मत लिखो इसे। j वाले j में ऐड कर दो, तो आपको दिख रहा है j वालों का सम क्या आ रहा है, -4j कैप। फिर k वाले k में ऐड कर दो, तो आपको k वालों का सम भी दिख रहा है, -k कैप आ रहा है, हो गया ऐड। ये तो सिंपल एडिशन है, बिल्कुल सिंपल एडिशन है भाइयों, ठीक है। तो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब भाइयों हमारे सामने आता है क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। अब ये जो आपको वेक्टर दे रखा है बच्चों, ये क्या है, पहले इसको समझो, इस पे ध्यान मत दो भाई, पहले इसको समझो। ये वेक्टर अपने आप में क्या दिखा रहा है, ये तो एक पॉइंट है पर इसने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, यानी ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अगर हम इसको पढ़े तो ऐसे कहेंगे कि ये OA है, सही बात है कि नहीं, क्या है ये OA, 2i - j + k, ठीक है ना बच्चों। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर है इसका, ठीक है। और ये क्या है, OB, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, OC। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार ना बच्चे अपनी चालाकी दिखा देते हैं। ये हमको 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक OA है, एक OB और एक OC, ऐसे 3 वेक्टर हैं। तो वो इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाइयों, ठीक है। 3 वेक्टर हमें गिवन थे, OA, OB और OC, मतलब 3 पॉइंट थे ABC जिनके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन थे। वो क्या थे, 2i - j + k, दूसरा है i कैप -3j कैप -5k कैप, और तीसरा क्या है, 3i कैप -4j कैप -4k कैप, ठीक है। ये 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं। अब वो क्या चमत्कार करते हैं आप देखो, पहले वो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं OA का, क्या करते हैं, OA का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर वो OB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और फिर वो OC का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड तो निकालना हमें आता ही है, 2 स्क्वायर है ना, -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। याद है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, XYZ के कोफिशिएंट्स उठाए हैं, है ना, IJK के कोफिशिएंट, उनका स्क्वायर करके ऐड करा और स्क्वायर रूट कर दिया। कितना आ गया भाई, देख लो एक बार, ये आ गया √6। ऐसे ही OB का मैग्नीट्यूड, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर कर लोगे ना। अब यूँ तो नहीं रहोगे ना कि ये आपने 3 लिख दिया, यहाँ तो -3 है। अब ये स्क्वायर तो कर रहा हूँ, पॉजिटिव तो होना है, तो -3 लिख लेना,
क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। तो ये आ गया 35। ऐसे ही फिर ओ सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो क्या हो गया 9 + 16 + 16, ठीक है ना, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कितना आ गया 41। फिर वो अपना चमत्कार दिखा देते हैं एक बच्चे। क्या चमत्कार दिखाते हैं, वो यूँ कर देते हैं कि देखो भाई ओ बी का मैग्नीट्यूड प्लस ओ ए का मैग्नीट्यूड, इनका स्क्वायर करा यानी 6 + 35 आ गया भैया 41, जो कि इक्वल है ओ सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। तो वो कह देते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। हाँ भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन हो गया, सही है ना, 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। हाँ भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, और टीचर वहीं पे क्वेश्चन काट देगा, टीचर वहीं पे क्वेश्चन काट देगा। पाइथागोरस थ्योरम तो देखेंगे हम भी, पर ये गलत है, ऐसा क्यों वो समझो। ऐसा क्यों, देखो कि भैया एक ट्रायंगल दिया हुआ था आपको ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल था जिसकी वर्टिसेस हमने मान ली कि ए बी और सी हैं। तो अब जब ट्रायंगल को आपको चेक करना है राइट एंगल है कि नहीं, तो अभी ट्रायंगल की साइड्स को चेक करोगे ना पाइथागोरस थ्योरम के लिए, कि मान लो ये एंगल 90 होता तो क्या होता कि बी सी का स्क्वायर इक्वल होता ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के, है ना। जिस ट्रायंगल को चेक करना है उसकी साइड्स को चेक करोगे ना पाइथागोरस थ्योरम के लिए, कि उसकी साइड्स की लेंथ क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, साइड्स तो दी ही नहीं हुई थी। अब मान लो कहीं पे दुनिया में ओरिजिन होता, मान लो ओरिजिन कहीं तो होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ओरिजिन है। क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में दे रखा था ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ बी वेक्टर। हमें ये 3 वेक्टर दे रखे थे, और आपने इन तीनों की लेंथ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करा के पता लगा लिया कि ये राइट एंगल है। कोई मतलब है इस बात का कि ये जो 3 हमें ब्लैक वाली लाइंस, ब्लैक वाले वेक्टर दिख रहे हैं ओ ए ओ बी ओ सी, कि इनकी लेंथ पे आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर गई। तो अब इनकी लेंथ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर गई, तो उससे ट्रायंगल का क्या लेना देना। हमें तो ट्रायंगल को चेक करना है ना, राइट एंगल है, तो हमें ट्रायंगल की साइड्स पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। यानी पहले हमें ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, किसकी, ए सी बी सी और ए बी, इन तीनों की लेंथ। ओ ए की लेंथ और ओ बी की लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या करा, हमें जो ओ ए ओ बी ओ सी दिए हुए थे हमने उनकी लेंथ निकाल ली, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, और उसको चेक कर लिया। इससे थोड़ी बता सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए था, हमें ये ए बी बी सी ए सी निकालने चाहिए थे, उनकी लेंथ निकालनी चाहिए थी। वही देखो करा हुआ है। क्या करा इसने, सबसे पहले इसने ए बी वेक्टर निकाला। ए बी वेक्टर आपको आता ही है निकालना, वही x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, है ना, z2 - z1 k कैप, सही है ना। अब ये कोऑर्डिनेट है ना 2 - 1 1, और ये क्या है 1 - 3 - 5। तो जब ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, बताया तो था, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कि x2 में से x1 माइनस करो i कैप लगाओ, y2 में से y1 माइनस करो j कैप, z2 में से z1 माइनस k कैप। ए बी वेक्टर निकाल लिया। ऐसे ही फिर बी सी वेक्टर निकाल लिया जो बी और सी को ज्वाइन कर रहा है। फिर ऐसे ही ए सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि हमने तो लेंथ निकालनी है। लेंथ आप ए सी वेक्टर की निकाल लोगे तो भी उतनी आएगी, और सी ए की निकाल लोगे तो भी उतनी आएगी। पता है ना, नेगेटिव वेक्टर्स की लेंथ तो इक्वल होगी ना भाई। मान लिया ए सी वेक्टर नेगेटिव होता है सी ए के, हमें पता है क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, पर लेंथ देखनी है ना हमको। क्या करना है, चाहे ए सी निकाल लो चाहे सी ए। तो इसने तीनों साइड्स निकाल ली, ए बी बी सी सी ए, तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर निकाल लिए, ये रे। अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम क्या करेंगे, ए बी का, बी सी का और ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और फिर उस पर पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे। निकाल लोगे ना इसका मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है, दिख गया कितना आ गया 41। ऐसे बी सी का भी निकाल लोगे, इसका मैग्नीट्यूड √6 आ जाएगा, इसका भी निकाल लोगे √35, है ना। अब आपको दिख रहा है ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे और बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो वो ए बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। वही लिखा हुआ है कि ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है
इन दोनों के स्क्वायर के सम के, तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल है। हो गया क्वेश्चन, सही है। साइड्स को चेक करना है। ये बात छोटी सी है मगर बड़ी काम की है मेरे भाई। पोजीशन वेक्टर दिए हुए थे, इनकी लेंथ नहीं निकालनी है, आपको साइड्स की लेंथ निकाल के चेक करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अब एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो छोटी मोटी चीज़ें पूछ लेते हैं। ये तो वैसे बच्चों वाली बात है कि आप इसको देख के बता सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है, पर कौन सा एंगल 90 है, किस पे राइट एंगल्ड है वो, सी पे। इन दोनों में जो कॉमन है भाई, है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कॉमन पॉइंट ही तो राइट एंगल होता है, एक ए सी एक बी सी, है ना। परपेंडिकुलर और बेस में जो कॉमन पॉइंट है वही तो राइट एंगल होता है, तो यानी एंगल सी है इसमें 90। छोटी छोटी बातें हैं, बढ़े आगे अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब आता है बेटा एक टॉपिक, ट्रायंगल्स लॉ। काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन है, पर ये कंसेप्ट कई जगह यूज़ होता है। क्या कहता है ये कंसेप्ट कि भैया जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, आपको दिख रहा है, एक ए बी वेक्टर था, फिर एक बी सी वेक्टर था और एक ए सी वेक्टर था, दिख रहे हैं ना ये आपको तीर, 3 तीर दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होता है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझ लो ये रिजल्ट क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी। ऐसे समझ सकते हो कि ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, तो वो कह रहा है भाई डायरेक्ट ही ए से सी पे चले जाते है कि नहीं। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी। लेंथ वाइज मत सोचना, कहीं अपना दिमाग चलाओ कि ये लेंथ 4 है, ये 5 है, ये 9 तो दिख नहीं रही है ना, ये तो 9 है नहीं। लेंथ की बात नहीं हो रही, वेक्टर की बात हो रही है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या होता है, ए सी वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। कि ए से बी पे गए, बी से सी पे, तो सीधा ए से सी पे चले जाओ, बात खत्म। ये कैसे वेक्टर है, सक्सेसिव वेक्टर्स। सक्सेसिव मतलब होता है जब से एक वेक्टर बी पे ख़त्म तो दूसरा बी से शुरू, एक का जो एंडिंग पॉइंट है टर्मिनल, वो दूसरे का इनिशियल पॉइंट है ना। ये बी पे ख़त्म, ये बी से शुरू, तो 2 सक्सेसिव वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं और वो किसके इक्वल होता है उनका रिजल्ट, जो पहले वाले का इनिशियल था, 2 जो दूसरे वाले का टर्मिनल था, ठीक है। ये है ट्रायंगल्स लॉ कि भैया ए से बी पे जा रहे हो, फिर बी से सी पे जा रहे हो, तो डायरेक्ट ए से सी पे चले जाओ, एक ही बात है, ऐसा वेक्टर का कहना है। तो ये लगा तो लोगे ना। कभी कोई पूछ ले कि भैया फिगर विगर कुछ नहीं बनी हुई, ऐसे ही कोई पूछ ले कि पी क्यू प्लस क्यू आर क्या होगा, पी आर होगा, ठीक है ना। ये बिना फिगर देखे पता लग जाना चाहिए, पी से क्यू पे गए, क्यू से आर पे, तो भैया पी आर होगा, ठीक है। अब तुम सोचना खुद, सोच पाए तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो मैं तो बता ही दूंगा कि मान लो कभी ऐसे लिख दिया किसी ने ए बी और यहाँ पे लिख दिया सी ए, तो इनका सम सोच लो। वीडियो को पॉज करके सोचो, मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, वीडियो को पॉज करके सोचो और सम लिखो, फिर देखो मेरे से मैच हो रहा है कि भाई इसका सम आएगा सी बी। जितनों ने सही लिखा मज़े आ गए, नहीं लिखा तो समझो। सी बी क्यों लिखा है, क्योंकि सी ए के बाद ए बी आएगा, है ना। ये सक्सेसिव तब होंगे, पहले सी से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया, तो इसलिए हमने सी बी लिख दिया। भाई सबसे शुरुआती बिंदु क्या था, सी, और एंडिंग क्या हुई, बी पे। बंदा पहले सी से ए पे गया, फिर ए से बी पे, तो डायरेक्ट हमने सी से बी पहुंचा दिया, सी बी। सक्सेसिव को ही ऐड कर सकते हैं, ऐसे नहीं किसी को भी ऐड कर दोगे तुम। कहीं तुम सोचो मैं इसको ऐड कर दूँ ए बी और ये लिखा है ए सी, तो इनको मैं ऐड कर दूँ, भाई ये ऐड ना हो सकेंगे, ये ऐड नहीं होंगे, मतलब इनको मैं कुछ लिख नहीं सकता। ऐड तो होंगे, क्या होगा बाद में समझाऊंगा। पर अगर आप ऐसे ऐड करना चाहते हो, ए से बी, बी से सी, डायरेक्ट लिख सकते हो ए सी। इसी को कहते हैं ट्रायंगल्स लॉ। एक बात और ध्यान रखना, जैसे अभी आपको बताया था कि भाई ये 9 है और ये 10 है, तो ये 19 तो नहीं दिख रहा ना। और आप ऐसा भी देख सकते हो, अगर लेंथ वाली बात समझनी है, यहाँ गया, यहाँ गया और ये यहाँ गया, ठीक है, ए बी और सी। तो अब अगर आप इसको देखो तो ए सी तो बहुत ही छोटा है, फिर ए बी प्लस बी सी के इक्वल कैसे हो गया। भाई लेंथ की बात नहीं हो रही ना, ठीक है, लेंथ की बात नहीं हो रही, वेक्टर की हो रही है। अभी प्रूफ दिखाऊंगा। लेंथ ज़रूरी नहीं है इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
कि ए बी प्लस बी सी की जो लेंथ है वो ए सी के इक्वल हो, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, ये तुक्का है, ठीक है। तुक्का क्या है वो भी समझा दूंगा अभी। ये इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आप ऐसे अपने मन से नहीं कह सकते कि ये दोनों का डिस्टेंस का सम इसके बराबर होगा। वो बराबर कब होगा? जब वो सीधी लाइन में चलेगा बंदा। अगर ऐसे चला ए बी सी, तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस का सम हमेशा ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए सी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वो ऐसे चला ट्रायंगुलर मोशन में, तो भैया हम नहीं कह सकते कि इक्वल होंगे। तब ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी का जो मैग्नीट्यूड का सम होगा वो ज़्यादा होगा ए सी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो यानी एक रिजल्ट है, वो भी आगे मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ए बी प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड का जो सम होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड। या तो बड़ा होगा इन दोनों का सम या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब सीधे सीधे चलेंगे। और अगर ट्रायंगल बना दिया तो ये सम ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई। ये डिस्टेंस है ना, पहले ए से बी गया फिर बी से सी, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा? डिस्टेंस। ए बी प्लस बी सी क्या है? डिस्टेंस। और ए सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस होती है। और वो बराबर कब होते हैं? जब बंदा सीधा सीधा चले। कोई बंदा सीधा सीधा चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। समझ आ गई? अब ये कैसे आया, इसका मतलब क्या है, ये कैसे इक्वल आएंगे दोनों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रूफ, ठीक है। तो देखो भाइयों, देखते हैं कैसे करा है प्रूफ। ये देखो मैंने क्या करा है कि दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए ए और बी, ठीक है। x1 y1 z1 x2 y2 z2, और ये हमने बना दिया एक ए बी वैक्टर। तो ये आपको निकालना आता ही है, ए बी वैक्टर निकालना आता है ना। x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, आता है ना भाई। तो ये हमने लिख दिया ए बी वैक्टर, ठीक है, ये लिख दिया भाई। अब आपको ये भी पता है कि ये तो सिंपल कैलकुलेशन है कि ये ब्रैकेट खोल दिया हमने, आई कैप को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, जे कैप को भी दोनों से और के कैप को भी अंदर दोनों से, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव वाली हमारी तीनों की तीनों टर्म्स हैं इनको हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पे, और ये जो हमारी तीनों नेगेटिव टर्म्स हैं इन तीनों में से हमने माइनस कॉमन लेके ये लिख दिया। अब ये बता सकते हो भाई क्या है, क्या है ये, फिगर में देखें। ये जो बी पॉइंट था अगर इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दें तो ओ बी यानी बी का पोजीशन वेक्टर क्या बनता है? x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप, यही बनता है ना, यही तो लिखा है। तो ये क्या बन गया? ओ बी यानी बी का पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही x1 y1 z1 के साथ आई जे के लग गया, तो ये क्या बन गया? ओरिजिन से ए को कनेक्ट करा तो ओ ए क्या है हमारा? ए का पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या बन गया? ओ ए बन गया ना। तो ए बी किसके इक्वल आ गया? ओ बी माइनस ओ ए। ये क्या बन गया था? ओ बी, और ये क्या बन गया था? ओ ए। सबसे पहले तो ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी दिमाग में सेट कर लो भाई कि ए बी वैक्टर कैसे निकलता है। ए बी वैक्टर कैसे निकलता है? ओ बी माइनस ओ ए। कोई भी वेक्टर निकालना हो, जो पीछे वाला पॉइंट है टर्मिनल, उसका पोजीशन वेक्टर अगर पता हो और आगे वाले का भी पोजीशन वेक्टर पता हो, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? टर्मिनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। तो ए बी को आप हमेशा लिख सकते हो ओ बी माइनस ओ ए, याद रखना। ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ओ बी माइनस ओ ए, टर्मिनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। अब ये जो ओ ए माइनस में है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, कर लो, हो गया ऐड, तो बन गया ना ट्रायंगल्स लॉ, यही तो था। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। ओ से ए पे गए, ए से बी पे, डायरेक्ट ओ से बी चले जाओ, यही तो था भाई ट्रायंगल्स लॉ, है कि नहीं। ओ से ए गए, ए से बी गए, तो डायरेक्ट ओ से बी चले जाओ, तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, हो गया ना प्रूफ। तो याद रखना मेरे भाइयों, काफ़ी काम आएगा। एक ये ट्रायंगल्स लॉ और दूसरी ये बात, ये भी काफ़ी चीज़ों में काम आएगा। किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स को क्या लिखोगे?
टर्मिनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। नोट्स बना दे रहा हूँ मेरे भाइयों, नोट्स नहीं बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। जो भी पढ़ाता हूँ पहले उसको लिखा करो, तब अगली चीज़ समझा करो। अब जैसे मैं अगले पेज पे मूव कर रहा हूँ तो पहले आप इसको लिखो, इसको समझो, तब आगे देखो, ठीक है। क्लास में भी तो ऐसे ही करते हो, पहले वाइट बोर्ड से नोट करते हो, तब टीचर आगे पढ़ाता है ना। तो पहले इसको नोट करो, तब आगे की वीडियो देखो। बढ़ते हैं आगे। तो अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि भैया ये एक सेगमेंट है पी क्यू और आर कोई पॉइंट है बीच में जो इसको m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। पढ़ा है ये आपने, बस वहाँ कोऑर्डिनेट है, यहाँ वेक्टर है। बात तो एक ही है कि ये ओरिजिन है मान लो कहीं पे भी, ठीक है ना। अब वो बातें नहीं रही, अब बड़े हो गए हैं कि हर जगह पूरा XYZ एक्सिस बनाएं और फिर ओरिजिन दिखाएं। ओरिजिन कहीं तो है ना दुनिया में, बस हमने लिख दिया यहाँ ओरिजिन है। तो वो कह रहा है कि भैया एक PQ वेक्टर है, या कह दो एक PQ लाइन सेगमेंट है, P का पोजीशन वेक्टर यानी OP आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। Q का पोजीशन वेक्टर यानी OQ वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमें R का पोजीशन वेक्टर यानी OR निकालना होगा। और हमें ऐसा दे रखा है कि ये जो R पॉइंट है ना बीच में, ये PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। समझ गए बात। और क्योंकि R पॉइंट बीच में है तो हम इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल भी होता है, पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब समझ आ जाएगा। इंटरनल डिवीजन मतलब जब R पॉइंट बीच में है P और Q के, कि P और Q एक सेगमेंट है, उसके बीच में कहीं पे R है और वो इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n। आपको R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होता था 10th में। क्या होता था कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इससे इसको कर दो, ऐसे ही करते थे ना, और नीचे m+n कर दो। तो m से किसको मल्टीप्लाई करना है, Q को। अब वहाँ तो कोऑर्डिनेट होता था, यहाँ पे क्या बात हो रही है, पोजीशन वेक्टर की। हमें R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, OR। तो हम क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे Q के पोजीशन वेक्टर से, m/OQ, सही है। n को मल्टीप्लाई करेंगे P के पोजीशन वेक्टर से, तो n/OP। नीचे लिखेंगे m+n, उससे हमें मिल जाएगा R का पोजीशन वेक्टर। ये तो फॉर्मूला है भाई। जिनको प्रूफ देखने में इंटरेस्ट है, प्रूफ भी मैं दिखा रहा हूँ। जिनको नहीं भी इंटरेस्ट है, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है भाई, फॉर्मूला याद करो, काम चल जाएगा। फिर भी मेरा तो काम है प्रूफ दिखाना, तो मैं तो दिखाऊंगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद करो, सिंपल फॉर्मूला है कि अगर बीच में कोई पॉइंट है R, उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो रेशियो तुम्हें दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस वाले नंबर से इधर वाले के पोजीशन वेक्टर को, m को OQ से करना है, इधर वाले नंबर को इधर वाले के पोजीशन वेक्टर से, OP से, और नीचे इन दोनों का सम, सही है। इससे आपको OR मिल जाएगा। कब, जब इंटरनल डिवीजन होगा, जब R इंटरनली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली कभी देखेंगे अभी, ठीक है। अब फिलहाल ये फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं कहाँ से आया। प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको दिख रहा है कि PR और RQ है ना, यही तो रेशियो है m/n, कि PR और RQ की रेशियो है m/n, सही है ना। तो वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, PR वेक्टर, ये PR वेक्टर हो गया और ये RQ वेक्टर हो गया, उन दोनों की रेशियो m/n। बस अब यहीं से प्रूफ होता चला जाएगा। देखो PR और RQ की रेशियो थी m/n। PR को आपको पता है, हम लिख सकते हैं OR - OP, बताया था ना कि कोई भी वेक्टर है उसको क्या लिख सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। टर्मिनल यानी R का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, तो PR को क्या लिख सकते हैं, OR - OP। ऐसी RQ को क्या लिख दिया हमने, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस R का पोजीशन वेक्टर, सही है। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है, n से कर दिया इन दोनों को, m से कर दिया इन दोनों को, ये तो सिंपल मैथ्स है, ठीक है भाई। अब क्या करा, ये OR वाली टर्म है, ये भी OR वाली टर्म है, दोनों एक साइड कर लेते हैं। तो इस वाली टर्म को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो गई आके, है ना। और ये जो n/OP था ये उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया यहाँ के। अब इन दोनों में से आपको दिख रहा है OR वेक्टर कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया n+m, ये लिखा हुआ है ऐसे ही रहने दो। फिर ये जो n+m है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। आ गया भैया फॉर्मूला, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ पूछते नहीं है पेपर में, फिर भी समझाना तो हमारा फ़र्ज़ है,
ठीक है भाइयों। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनल डिवीजन, ठीक है भाइयों। अब जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो बस इस फॉर्मूले में बीच में माइनस लग जाता है। होता क्या है देख लेते हैं एक बार। ये है भाइयों एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल में क्या है कि पी क्यू सेगमेंट है, आर है, पर आर ना पी क्यू के बाहर है कहीं, कि जो पी क्यू थी इसको हमने आगे बढ़ाया और आर कहीं बाहर है, फिर वो डिवाइड कर रहा है। तो जब ये डिवाइड कर बीच में है ही नहीं तो डिवाइड पता है कैसे करता है कि आर अगर बाहर है तो m/n का मतलब होता है कि p से लेके r तक, यानी पी आर और क्यू आर, उसकी रेशियो क्या हो जाएगी mn, कि पी आर अगर m है तो क्यू आर क्या है n है। ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमें p का पोजीशन वेक्टर और q का पोजीशन वेक्टर पता होता है और r का निकालना होता है तो फॉर्मूला वही सेम है पीछे वाला, बीच में बस माइनस है। पीछे बीच में क्या था प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है। प्रूफ सिंपल है बिल्कुल उसी की तरह। ये आपको दिख रहा है p से लेके r, पी आर, और ये क्या है क्यू आर। तो पी आर और क्यू आर की रेशियो है m और n, है ना। पी आर और क्यू आर की रेशियो है mn। अब आप इसको आगे खुद प्रूफ कर सकते हैं। आपको पता है पी आर को क्या लिखना है, ओ आर माइनस ओ पी, और क्यू आर को क्या लिखना है, ओ आर माइनस ओ क्यू। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाइयों खुद सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो फिगर वगैरह कुछ नहीं बनानी होती आपको पेपर में, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही कम आता है पेपर में। आ गया तो लॉटरी लग गई, फ्री के नंबर है, सब कुछ दे रखा होता है आपको। ओ पी ओ क्यू भी पता होगा, ओ पी भी पता होगा, एम और एन भी पता होंगे, बस ओ आर निकालना है। तो एक्सटर्नल डिवीजन लिखा हो तो बीच में माइनस, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन लिखा हो तो बीच में प्लस, खत्म है कहानी, ठीक है भाइयों। कभी कभी मिड पॉइंट भी पूछ लेता है तो वो तो बच्चों वाली बात है। मिड पॉइंट पूछेगा तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1, है ना। मिड पॉइंट है तो मतलब इंटरनल ही है ना, वो तो ऑब्वियस है बीच में होगा। तो अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो होगी 1:1, है ना। तो अगर m की जगह मैं 1 लिख दूँ, इसकी जगह भी 1, तो क्या करूँगा लिख के, और नीचे भी 1 + 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा ना। तो मिड पॉइंट तो सिंपल हो गया, ओ पी प्लस ओ क्यू अपॉन 2। पी का पोजीशन वेक्टर क्यू का पोजीशन वेक्टर ऐड करो, नीचे 2 लगा दो, आ गया आर का पोजीशन वेक्टर, अगर मिड पॉइंट हो तो, ठीक है। तो यही है सेक्शन फॉर्मूला, और क्या है। क्वेश्चन देख ले क्या इस पे, देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पॉइंट है पी और क्यू जिनके पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं, ओ पी दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, वही हमें क्या निकालना है, ओ आर, आर का पोजीशन वेक्टर। रेशियो 2:1 दे रखी है, एक बार इंटरनली एक बार एक्सटर्नली, सिंपल। बताया तो था भाई, रेशियो भी दे रखी है, पी क्यू के पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हैं। तो क्या करेंगे हम, ऐसे है ना कि मान लो ये पी है और ये क्यू है, रेशियो अपने को 2:1 दे रखी है, आर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 × क्यू का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 × पी का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2 + 1, ये आ जाएगा हमारा आर का पोजीशन वेक्टर। सही है ना। ऐसे तो करते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करो पी के पोजीशन वेक्टर से, 2 को करो क्यू से, नीचे 1 + 2, आ गया आर का पोजीशन वेक्टर। देख लो वही है, ठीक है ना, वही फॉर्मूला लगाया है इसने, सॉल्व कर दिया। ऐसे एक्सटर्नल में बस बीच में माइनस लगा देना, खत्म है कहानी, ठीक है भाइयों। ये तो इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो बच्चों अगला कंसेप्ट आपके सामने आता है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। भाई ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो 2 वर्ड्स हैं, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर 3D में बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। तो इनसे भाई अच्छे से फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। मैं आपसे जान पहचान करवा देता हूँ इनकी, अच्छे से ढंग से समझ लो। तो जैसा कि एक वेक्टर लिया हमने यहाँ पे ये, ठीक है, एक P पॉइंट था ABC और ये ओरिजिन है, हमने ओरिजिन से इसको कनेक्ट करा, ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर OP, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया R वेक्टर, ये लिखा है ना R। तो हमने इस P वेक्टर को नाम दे दिया, P के पोजीशन वेक्टर को। आपको पता ही है क्या हो जाएगा, AI BJ CK, ठीक है। तो अभी ये अल्फ़ा बीटा गामा पे ध्यान ना दें, किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दें, जिस पे ये लाल पेन, ये जादुई पेन आपको चलता हुआ दिखेगा, सिर्फ वहीं ध्यान दें, ठीक है भाइयों। वैसे तो ये पेन अपने आप अट्रैक्ट करता है बंदे को, पर आप नहीं हो रहे तब भी हो जाओ भाई। जहाँ पे आपको ये पेन चलता हुआ मिले, ये पेन सिर्फ वहीं देखना है। तो क्या बात कर रहे थे हम कि OP पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया ये P का,
ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होती है। तो सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, ये जो आई जे के कोफिशिएंट हैं इन्हीं को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, आई जे के जो कोफिशिएंट है। ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज, डी आर्स मतलब डायरेक्शन रेशियोज अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। कि ये जो ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस के अलोंग हमारी डायरेक्शन रेशियो ही है। सीधी सी बात है ना यार, कोऑर्डिनेट है 2 3 4, इसका क्या मतलब है 2 यूनिट एक्स एक्सिस, 3 यूनिट इन वाई एक्सिस, 4 यूनिट इन जेड एक्सिस। तो रेशियो अगर बात करें तो यही तो रेशियो बनेगी, बस वो हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ हमने अलग अलग लिख के दिखा दी कि डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गई ए, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गई बी और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो गई सी, जो कि हमारे आई जे के कोफिशिएंट है। तो डायरेक्शन रेशियो में तो कोई समझने वाली बात है नहीं, आई जे के कोफिशिएंट। बस बात है डायरेक्शन कोसाइंस की, ये क्या होते हैं बताने को मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता, पर समझाना तो गंदी आदत है मेरी। कोशिश करूँगा समझाने की, जिनको समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो एंड में फॉर्मूला रट लेना मेरे भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारा वेक्टर था और ये वेक्टर को हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। तो जनरली एक्स के साथ कोई भी वेक्टर जो एंगल बनाता है उसको अल्फ़ा से ही दिखाते हैं, और वाई के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा से दिखाते हैं, और जेड के साथ जो एंगल बनाता है उसको गामा से, ठीक है। ये फिक्स्ड है, इसी से दिखाते हैं। कभी कहीं लिखा होगा तो आप समझ जाओगे अल्फ़ा का मतलब क्या है, वेक्टर का एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। बीटा क्या है, एंगल वेक्टर का किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। और गामा क्या है, ये गामा मेरे से शुरू से ठीक बनता नहीं है, आप बना लेना अपने हिसाब से। गामा क्या है भाई, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है हमारे वेक्टर का। अब डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन के कोसाइंस, कोसाइंस पता है ना क्या होता है, कॉस थीटा भाई। कोसाइन क्या होता है, कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या होती है यहाँ पे, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का कॉस थीटा, सिंपल। तो एक्स के साथ कौन सा एंगल है, अल्फ़ा, तो उसका कॉस यानी कॉस अल्फ़ा। वाई के साथ कौन सा एंगल है, बीटा, तो कॉस बीटा। और जेड के साथ कौन सा एंगल है, गामा, तो कॉस गामा। तो बस यही तीनों हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। कॉस अल्फ़ा एक्स एक्सिस के साथ, कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ, कॉस गामा जेड एक्सिस के साथ। नाम से पता लग रहा है ना, डायरेक्शन के कोसाइन यानी डायरेक्शन के साथ जो एंगल उसका कॉस थीटा, खत्म। अब हम इनको डिनोट करते हैं एल एम एन से, ठीक है, याद रखना एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एल से लिखा जाता है, फिक्स्ड है, ठीक है। वाई के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एम से लिखते हैं, और जेड के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एन से लिखते हैं, ठीक है। और एल एम एन होंगे क्या, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। एल क्या होगा, कॉस अल्फ़ा, एम क्या होगा, कॉस बीटा, एन क्या होगा, कॉस गामा। सही है ना, अभी तो बताया था ये। अब ये तो तब निकल पाएंगे ना जब हमें अल्फ़ा बीटा गामा पता हो, यानी हमें ये एंगल पता हो जो एक्स वाई जेड के साथ बन रहा है। एंगल ना पता हो तो क्या होगा भाई, एंगल ना पता हो तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे जी, बिल्कुल निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करा भाइयों, हमने यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा। मेरे हिसाब से तो ये पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पहले। मेरे हिसाब से तो ये A00 बन जाएगा, ठीक बात है कि नहीं भाई। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है तो वाई और जेड तो ज़ीरो ही होंगे एक्स एक्सिस पे, और ये ए है तभी तो ये पॉइंट यहाँ पे एक्स ए है ना। तो ये ए हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस ए हो गया, ठीक है। लिख दूँ, ठीक है ना भाई, कि यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए। और आप मुझे बता सकते हो भाइयों कि ये जो नीली वाला हमारा वेक्टर है, नीले वाला ओपी वेक्टर, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ इसकी क्या होगी, आती है ना निकालनी, है ना। डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो, या ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो उसकी लेंथ होती है। वेक्टर का नाम क्या है, आर, तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, है ना। जो हमारा ओपी वेक्टर है उसकी लेंथ मतलब आर का मैग्नीट्यूड, सही है। तो अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मेरे भाइयों, दिख रहा है कि नहीं।
एक राइट एंगल ट्रायंगल ये, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कॉस अल्फ़ा अगर कोई पूछे तो वो क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा बेस कितना है भाई, ए, और हमारा हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यानी कॉस अल्फ़ा कैसे निकल जाएगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। कॉस अल्फ़ा क्या होगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो हमें निकालना आता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एल निकालने के दो फॉर्मूले आ गए, एक तो कॉस अल्फ़ा क्योंकि वो है ही डायरेक्शन कोसाइन, और अगर आपको अल्फ़ा नहीं पता तो आप ऐसे निकाल सकते हो भाई, वेक्टर दिया होगा तो ए बी सी तो पता ही होंगे ना, आई जे के कोफिशिएंट, तो इस फॉर्मूले से एल निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एम कैसे निकलेगा, एम वाई एक्सिस के साथ है तो हम यहाँ बना लेंगे, है ना। तो कॉस बीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस बारी बेस बी हो जाएगा, सही है। तो ये हमारा एम का फॉर्मूला आ गया बी अपॉन मैग्नीट्यूड आर, और ये एन का आ गया सी अपॉन मैग्नीट्यूड आर, सेम बात है, ठीक है ना। तो याद रखना है एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। एक्स के अलॉन्ग जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एल से डिनोट करते हैं, वाई के अलॉन्ग जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एम से, और जेड के अलॉन्ग जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको एन से। फॉर्मूला निकालने का क्या है, अगर एंगल पता है सीधा एक्स वाई जेड के साथ क्या है तो सीधा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। एंगल नहीं पता, वेक्टर दे रखा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, सही है ना भाई। वेक्टर दे रखा है मान लो 2i 3j 4k, तो ए बी सी हो गए ना, ये A2 हो गया, B3 और C क्या हो गया 4, इन फॉर्मूले में पुट कर दो एल एम एन आ जाएंगे। तो ये होते हैं भाई और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब इनके बारे में एक काम की बात हो रहा है, वो क्या है कि कोई भी वेक्टर हो मेरे भाई दुनिया का, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 होगा, उसके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा 1, या आप यूँ भी कह लो कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा 1। एल ही तो होता है कॉस अल्फ़ा, एम क्या होता है कॉस बीटा, एन क्या होता है कॉस गामा। तो ये रिजल्ट है, याद रखना है, बड़ा काम आता है। किसी भी वेक्टर के लिए उसके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। कैसे, देख लो, ये एल एम एन है ना, एल की वैल्यू ये थी, एम की ये थी, एन की ये, उनका स्क्वायर करा, ठीक है। तो ये ए का स्क्वायर आ गया ऊपर, और ये भाई स्क्वायर कर रहे हो, और ये रूट है, रूट कट जाएगा ना स्क्वायर से, नीचे से रूट हट गया, ये हो गया। आपने एलसीएम लिया, काटा पीटी करी, 1 आ गया। कैलकुलेशन है सिंपल। तो ये हर एक वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है दुनिया में, हर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, ये भी 1 होता है, याद रखना, ये काम आएगा। जैसे अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आ गया था पेपर में एक बारी, ये क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस जैसी टर्म तो चैप्टर में है, पर डायरेक्शन साइंस कुछ नहीं होता, डायरेक्शन साइंस जैसी कोई टर्म नहीं है चैप्टर में, कोई यूज़ नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है ये। तो क्वेश्चन पेपर में आया था ये क्या होता है, तो इससे पता लग जाएगा। ये तो सिंपल, इतना सब बच्चों वाला काम है। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख लिया, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और एक को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, नहीं तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कितना हो गया भाई, 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है ना, इजी। तो ये थे भाई डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, याद रहेंगे, लिख लो, याद कर लो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्या है, वैसे तो मजाक ही है पर देखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अब ये देख लो, कह रहा है ये वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो तो आपको बताया था, जो इनके कोफिशिएंट आई जे के, आई का कोफिशिएंट क्या है 1, जे का भी 1 है और के का -2 है, तो यही हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए, ठीक है ना। देख लो 1 1 और -2, ठीक है। ये बात बस इसने आपको समझाने के लिए लिखी है, इतना पढ़ना नहीं है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। तो डायरेक्शन रेशियो पता लग गए, 1 1 और -2। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, वेक्टर का क्या होता है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो जब हम a को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे हमें l मिल जाएगा, l क्या होता है 1/√6 हो गया, है ना। फिर जब हम b को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें m मिल जाएगा, यानी 1/√6।
ऐसे ही जब हम c को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो n मिल जाएगा, तो n हो गया -2/√6। ये निकल गए डायरेक्शन कोसाइंस। देखो ये l, ये m और ये n, सही है ना, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। क्या क्वेश्चन है, मजाक है भाई, मजाक। बड़े अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट आता है बच्चों हमारे सामने, यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर। अलोंग मतलब याद है ना, इन डायरेक्शन ऑफ, कि भैया हमें एक ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला वेक्टर है इसका नाम हमने r लिख दिया। ये हमें दे रखा है AIBJCK, ठीक है, ये ब्लू वाला वेक्टर, और इसने कहा इसकी डायरेक्शन में, अलोंग मतलब इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो। एक क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या बताया था, जो इसी की डायरेक्शन में और उसकी लेंथ कितनी हो 1। तो जैसे ये मैंने बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, इन सब की डायरेक्शन ये ब्लू वाले जैसी है ना, और मैंने ऐसे बनाए हैं मान के अपने मन में कि इनकी लेंथ 1 है, आप भी 1 मान लो, ठीक है, तभी बात समझ में आएगी कि ये सभी क्या हैं, ऐसे वेक्टर हैं तीनों के तीनों जो r की डायरेक्शन में हैं और उनकी लेंथ 1 है, तो इसीलिए हम इन्हें r कैप कह सकते हैं। r कैप का मतलब ही है r की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, एक यूनिट वेक्टर जो r के अलोंग हो, ठीक है। अब वो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इसके ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये सबको हम r कैप ही बोलेंगे। जब हम r कैप निकाल लेंगे, अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे, तो वो r कैप कहीं भी मान सकते हो आप, जहां आपका दिल करे, ठीक है। r कैप का मतलब है इस r की डायरेक्शन में एक वेक्टर, डायरेक्शन r वाली है और लेंथ 1 है, कहीं भी बना लो जहां मन करे। अब वो निकलता कैसे, ये देखो, r वेक्टर आपको पता है, अगर आप r वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे आपको r कैप मिल जाएगा। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट एक वेक्टर मिलेगा। देखो ऊपर क्या है, एक वेक्टर है, नीचे क्या है, एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर। ऊपर क्या क्वांटिटी है, वेक्टर, नीचे क्या है, स्केलर। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर। तो यानी जब हम इस r वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे हमें एक वेक्टर मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो r की होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, लेंथ है ना नीचे, लेंथ तो पॉजिटिव होती है। अभी आपको बताया था जब किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड करना भी तो एक तरीके से मल्टीप्लाई हुआ ना। अबे मान लो ये एक नंबर है k, r/k है, तो एक तरीके से 1/k इंटू r ही तो हो गया। तो r को आप 1/k से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, और 1/k क्या है, पॉजिटिव। तो जब आप किसी नंबर को किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, पर उसके मैग्नीट्यूड पे पड़ता है। मैग्नीट्यूड क्या, 1 हो जाएगा। जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा अपने आप मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। कैसे, चाहे तो देख लो, देखो ये हमारा r वेक्टर था, ठीक है, नीचे हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, यही होता है ना मैग्नीट्यूड। फिर हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया, ऐसे a के नीचे अलग लिख लिया इसको यूँ, सही है, b के नीचे अलग लिख लिया इसको यूँ, और c के नीचे अलग लिख लिया यूँ। अब ये क्या बन गया भाई, याद है कुछ, l बन गया ना डायरेक्शन को साइन, ये m बन गया और ये n बन गया, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया l, इसको मैंने लिख दिया m, इसको मैंने लिख दिया n। और आपको पता ही है कि l² + m² + n² क्या होता है, 1 होता है। l² + m² + n² क्या होता है, 1। यानी अगर मैं r कैप का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, r कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √l² + m² + n², जो कि 1 हो गया, है ना। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, यानी हम कैप लगा सकते हैं। तो कैप लगा दी, सही है ना, और डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, वही तो लिखा है। देखो l² + m² + n² 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा तब भी बात वही पड़ेगी। और ये क्या है, ये हमारे इस r कैप का मैग्नीट्यूड ही तो है। तो हमें दिख गया जो वेक्टर हमने बनाया है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हाँ भैया ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, तो r कैप लिख सकते हैं इसको। और ये किस वेक्टर से बना था, r वेक्टर से, r वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करके, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो हमें मिल गया क्या, एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसकी लेंथ 1 है और डायरेक्शन वही है जो r की है। तो कभी भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना हो
तो आपने बस क्या करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा जो कि यूनिट वेक्टर होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन वही होगी जो उस गिवन वेक्टर की थी। ठीक है मेरे भाई, समझ गए बात? काम खत्म। बढ़े थोड़ा सा और आगे बढ़े, चलो। अभी आपको एक बात समझाई क्या, कि ये आर वेक्टर है जो कि आपको दिया है, ठीक है। ये आर कैप है कि इसकी लेंथ 1 है, आर की डायरेक्शन में। आपको आता है निकालना, आता है कि नहीं? आर कैप आता है मेरे भाइयों निकालना? क्या बताया था आर कैप कैसे निकलेगा? आर कैप इज़ आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब मान लो हमसे उसने ये पी वेक्टर पूछा होता, उसने हमसे क्या पूछा होता? पी वेक्टर। दिख रहा है आपको? पी वेक्टर भी आर की डायरेक्शन में ही है ना। उसने हमसे पूछा होता कि एक पी वेक्टर बताओ जिसकी लेंथ जो है ना आर से ज़्यादा है या कम है, कुछ भी है। एक पी वेक्टर बताओ जिसकी लेंथ, उसने कहा मान लो के है। क्या बताओ? एक पी वेक्टर जिसकी लेंथ के है, जिसका मैग्नीट्यूड के है। तो आपने बस क्या करना है, इस आर कैप को के से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल बात है भाई। इस आर कैप को क्या करो, के से मल्टीप्लाई। नहीं समझे बात? आर कैप से क्या चीज़ आई थी? एक ऐसा वेक्टर जो आर की डायरेक्शन में था और उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ 1 थी। तो जब मैं आर कैप को के से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब एक नया वेक्टर आ जाएगा ना जिसकी लेंथ के होगी और डायरेक्शन वही होगी जो आर वेक्टर की है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक नया वेक्टर निकालो, मान लो पी, कुछ भी नाम लिख दो, जो आर की डायरेक्शन में हो और उसकी लेंथ कितनी हो, के, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप आर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालोगे, आपको आता है। फिर आप उस यूनिट वेक्टर को के से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको एक नया वेक्टर मिल गया जो आर की डायरेक्शन में है और जिसकी लेंथ क्या है, के। कहानी ख़त्म। ठीक है, अब ये क्या लिखा है वो समझाता हूँ आपको। अच्छा, आपको दिख रहा है ये आर वेक्टर और पी वेक्टर पैरेलल है? बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अभी आपको समझाया पी क्यों है के इंटू आर कैप के इक्वल, समझाया ना? पी वेक्टर के इंटू आर कैप क्यों है? तो जब पी वेक्टर जो है वो के इंटू आर कैप है और आपको पता है आर कैप क्या है, आर कैप है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, अब ये देखो दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइड होके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, तो हमने उसको लैम्डा लिख दिया। इसमें कोई बुरी बात थोड़ी कर दी, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। ये दोनों कांस्टेंट को डिवाइड करके मैंने कहा नया कांस्टेंट आ गया, उसको मैंने लैम्डा बोल दिया, तो ये लिख दिया। तो ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं मेरे भाइयों, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होते हैं। ठीक है ना? पैरेलल का मतलब क्या? डायरेक्शन सेम। क्या पता डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती थी तो लैम्डा नेगेटिव नंबर हो जाता है कि नहीं, और डायरेक्शन सेम होगी तो लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो वो एक दूसरे के क्या है, लैम्डा टाइम्स। इन शॉर्ट ये बात ध्यान रखना कि भैया अगर कभी ऐसे आ गया a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b, तो इसका क्या मतलब है? a और b वेक्टर पैरेलल हैं, है ना? क्योंकि a b के 2 टाइम्स है, बस लेंथ का फ़र्क है इसमें। a की लेंथ b से डबल है, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, वो कोलिनियर वेक्टर है। ऐसा भी हो सकता था a इक्वल टू -3b, इसका मतलब भी क्या होता कि ये कोलिनियर हैं, पैरेलल तो हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, लेकिन कोलिनियर तब भी है। और मैग्नीट्यूड का भी फ़र्क है, ए का मैग्नीट्यूड बी के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो जब भी कोई वेक्टर किसी के टाइम्स होगा, लैम्डा टाइम्स होगा, तो वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होते हैं, कोलिनियर। ठीक है, ये बात याद रखनी है भाई, दो वेक्टर कोलिनियर है मतलब वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स है। और ये तो आपको समझ आ ही गया कि एक वेक्टर अगर आपको निकालना है जो कि मान लो आपको किसी ने कहा कि एक पी वेक्टर निकालो जो कि आर की डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 10 हो, तो आप क्या करोगे? पहले आर कैप निकाल लोगे यानी यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन में, फिर उस यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा जो आर की डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है, अब इससे एक छोटी सी बात और आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये समझ गए ना कि दो वेक्टर एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स है मतलब कोलिनियर है। देखो, मान लो ये दो वेक्टर थे ए और बी, और ये दोनों वेक्टर कैसे थे बच्चों, कोलिनियर या पैरेलल। तो आपको बताया दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लैम्डा टाइम्स। तो ये हमने ए वेक्टर लिखा, ये बी वेक्टर और ये लैम्डा।
इस लैम्डा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के इक्वल होएगा, यानी A1 किसके इक्वल हो गया, लैम्डा A2 के। ऐसे B1 किसके इक्वल हो गया, लैम्डा B2 के। ऐसे ही C1 किसके इक्वल हो गया, लैम्डा C2 के। अब ये A2 को आप यहाँ नीचे ले गए तो A1/A2 लैम्डा, ऐसे ही B1/B2 भी लैम्डा, C1/C2 भी लैम्डा। अब जब तीनों ही लैम्डा के बराबर हैं तो भैया तीनों आपस में बराबर होंगे ना, तो इसका मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या हो गए, इक्वल। यानी कि भैया अगर कभी कोई दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। क्या लिखा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर या पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की जो रेशियो है वो इक्वल होगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बड़ा ही काम का रिजल्ट है। ठीक है भाइयों, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको होमवर्क में क्या करना है मित्रों, आपको होमवर्क में करनी है एक्सरसाइज 10.2 विद एग्जाम्पल्स। 10.2 विद एग्जाम्पल्स, पहले एग्जाम्पल्स करें फिर क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें जो आज क्लास में पढ़ाया है, फिर होमवर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।